नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पटेल गुरुजी में। हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी साइंस में फिजिक्स के टॉपिक्स। ठीक है, टीजीटी साइंस में फिजिक्स के टॉपिक्स। अगला टॉपिक हमारा है कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इस वीडियो में हम कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे ही हम जो है अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज मीन्स ये फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट in moving body is depends on the initial and final position of the body and does not depends upon the path followed between the initial and final positions। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा कार्य किया गया हो और वो जो है जो कार्य किया गया हो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करें, ना कि जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ फॉलोड किया गया है उस पर डिपेंड करे। इसको हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। द फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू वर्क, है ना, व्हिच इज यूज्ड टू डू वर्क इफ द वर्क डन बाय इट in moving body is depends on the initial and final position only। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही इसके वर्क डन डिपेंड करे और पाथ फॉलोड पे नहीं डिपेंड करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होता है, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड बाय बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। दूसरा क्या है, फोर्स इन द इलास्टिक स्ट्रिंग। क्या है यहाँ पे, फोर्स इन द इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रिंग में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको कंप्रेस करने में या फिर जो है कंप्रेस करने में या फिर उसको ये एक्सपेंशन करने में या फिर कंप्रेशन करने में या फिर एक्सपेंशन करने में उसमें जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी दो चार्ज है उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसको भी हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। वो भी क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है, ना कि पाथ फॉलोड बिटवीन देम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क इज डन बाय इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर कोई ऐसी फोर्स है जिसमें जिसके द्वारा अगर कार्य किया गया है और वो केवल पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जो है फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्सेज एंड इंडक्शन फोर्सेज इन द साइक्लोट्रॉन। फ्रिक्शनल फोर्सेज के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी possessed by a body, the energy possessed by a body by virtue of its motion। ठीक है, कार्ड काइनेटिक एनर्जी।
द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या है, कोई भी बॉडी अगर मोशन के द्वारा अगर कोई एनर्जी पोजेस करती है अपने में, तो उसे हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास में फार्मूला है कि E = 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी = हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ये जो मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। एग्जाम्पल अगर हम काइनेटिक एनर्जी का हम देखते हैं, तो जब हम ये बुलेट फायर होती है गन से, तो जितना जो है जितनी स्पीड से बुलेट अगर जाती है, जितनी स्पीड से या फिर जितनी भी वेलोसिटी से बुलेट जाती है, उतनी ही ज़्यादा वो चोट पहुंचाती है सामने वाले को जिस पे जाती है बुलेट। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी इकट्ठा होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर जो है दो हमारे पास में एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी के। नंबर 1 जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अर्थ पे जो कोई बॉडी है अगर, तो बॉडी के उसके कुछ हाइट होगा, कुछ हाइट पे मान लो बॉडी है अर्थ से, तो अगर अगर रखी हुई है तो उस रखने की वजह से उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो इसको डिफाइन हम करना चाहते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ओवर द अर्थ। ठीक है, ओवर द अर्थ। अगर मान लो हमारे पास में ये अर्थ है और ये क्या है, बॉडी है हमारे पास में, तो और इसके बीच की ऊंचाई क्या है, इतनी h ऊंचाई पे कोई बॉडी रखी हुई है और उसका बॉडी का मास है, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी = mgh। m क्या है, मास है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h है जिस हाइट पे वो बॉडी कोई रखी हुई है, mgh फार्मूला होता है। और ऐसे ही इलास्टिक स्ट्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक स्ट्रिंग = 1/2 kx²। अगर हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जो है हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच कितना किया हमने, x मान लीजिए कि कोई दूरी है, x क्या है, जितनी दूरी तक उसको स्ट्रेच किया है वो है x, तो ये 1/2 kx² क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक स्ट्रिंग। x इज द डिस्टेंस व्हिच इज स्ट्रेच्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, और k क्या है, ये k है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम जो ये बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट फायर करते वक्त क्या करते हैं, ट्रिगर जो है दबाते हैं, जो ट्रिगर दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग जो है दबता है और उसमें क्या स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जितना हार्ड जो है ट्रिगर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ट्रिगर दबाने में बहुत हार्डनेस अगर महसूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी और जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो उतनी ही तेज़ और उतनी ही दूर जो है बुलेट वो जाएगी। तो ये किस लिए पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है, जब खटका जो है ये जब हम ये ट्रिगर जो है दबाते हैं तो ट्रिगर में क्या होता है, ट्रिगर अंदर जाता है तो स्प्रिंग को जो है कंप्रेस कर देता है। कंप्रेशन के कारण क्या है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी के कारण जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही दूर जो है ये हमारे बुलेट जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट स्टेट्स दैट द एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर but the total energy of an isolated system shall remain constant. Principle of conservation of energy says that the energy may be transferred from one form to another but the total energy of the system remains constant. Means जो है अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में तो चेंज हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है
इसमें मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सकता है, और इसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो सकता है। बट जो है टोटल एनर्जी जो रहेगी वो सिस्टम का कांस्टेंट ही रहेगा। यही जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। इसके बाद में क्या है, एनर्जी मान लो दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्या कहेंगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही इसका सर्वनाश किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू इट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडीज इज जीरो, if the net external force acting on a system of bodies is equal to 0, then the momentum of the system remains constant। मीन्स जो है अगर नेट कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर दो बॉडी के सिस्टम पे अगर लगाया जाता है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाया जाता है दो बॉडी के सिस्टम पे, तो उसका नेट मोमेंटम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर कोई दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं आपस में, अगर कोई दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं आपस में, तो उसका इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलाइड करने से पहले वाला मोमेंटम इक्वल टू किसके होगा, जो है कोलाइड करने के बाद वाले मोमेंटम के बराबर होगा। ये इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। जैसे हम इसका जो है मैथमेटिकल रूप भी लिख देते हैं, तो मैथमेटिकल में क्या हो जाएगा हमारे पास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या हो जाएगा, इफ टू बॉडी कोलाइड्स, मान लीजिए हमारे एक बॉडी क्या हो गई, ये हो गई, ये इधर जो है मूव कर रही है, दूसरी बॉडी इधर है, तो ये यहाँ पे जो है एक बॉडी यहाँ से मूव कर रही है इधर, ये जो है दोनों आकर के यहाँ पे कोलाइड कर गई। ठीक है, एक का मास है हमारे पास में m1, और ये u1 वेलोसिटी से जा रही है, और ये क्या है m2 मास है और u2 वेलोसिटी से जा रही है अपोजिट में। ठीक है, दोनों इधर से जा रही है और इधर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोलाइड करेंगे। ठीक है, कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के बाद में जो है कुछ ना बॉडी जो है इधर जाएगी, मान लो किसी दिशा में जाएगी, तो जो है कोलिजन के बाद में ये वाली बॉडी दोनों बॉडी अलग भी हो जाएंगी। तो इसका मान लो मास m1 हो गया और वेलोसिटी v1 हो गया, m2 इसका मास हो गया और वेलोसिटी v2 हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें दो बॉडी हैं, एक बॉडी इधर से जा रही है, दूसरी बॉडी इधर से आ रही है, दोनों बीच में जो है कोलाइड कर गए हैं। कोलिजन के समय क्या होगा, कोलिजन के बाद में m1 उसका मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है, v1 और v2 चेंज हो जाती है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम हम लोग जो है निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m1 u1 प्लस में m2 u2, और फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस में m2 v2। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जो है अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले वाला ये मोमेंटम है, कोलिजन होने के बाद वाला ये मोमेंटम है, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा।